हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन में नया लेक्चर लेके आ गए हैं, लॉज ऑफ मोशन 03। इसके पहले हम लोग ने 01, 02 अपलोड किया है, जहां फोर्सेस का इंट्रोडक्शन हुआ है, फोर्सेस के टाइप्स हो गए हैं। तो आज हम लोग एक स्पेशल टाइप के फोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसका मैंने लास्ट टाइम तुमको नाम बताया था, वो अपने को आज समझना है, एंड दैट इज़ सूडो फोर्स, है ना। अभी सूडो फोर्स के नाम से ही समझ में आता है कि ये फोर्स ऐसा है जो पता नहीं है, मतलब रियल फोर्स नहीं है, राइट। हमने ये सूडो फोर्स को कौन से कैटेगरी में रखा था, रियल और नॉन रियल फोर्सेस के केस में ना। रियल को हमने अलग एक डेफिनेशन दिया था और सूडो को हमने एक अलग डेफिनेशन दिया था। तो मैं तुमको डेफिनेशन रिकॉल करा देता हूँ। सूडो फोर्स क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड, और लेट मी जस्ट राइट, हम लोग ने शायद मैंने डेफिनेशन तुमको क्या दिया था? मैंने तुमको डेफिनेशन ये दिया था कि इट इज़ द फोर्स विच हैज़ इट्स ओरिजिन आउटसाइड द बॉडी दैट एक्सपीरियंसेस इट, राइट। आई होप यही डेफिनेशन दिया था, तुमको भी याद होगा। सो इट इज़ अ फोर्स। हाँ, वो वीडियो अगर तुम पहले का हो सके तो देख के आओ, तो ये लेक्चर ज़्यादा कनेक्ट होगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुमको मिल भी जाएगा, ठीक है। चलो, इट इज़ अ फोर्स which has its origin inside the body experiencing it। मतलब जो बॉडी इसको एक्सपीरियंस कर रहा है वही बॉडी ये फोर्स को प्रोड्यूस भी कर रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब तक जितने भी फोर्सेस हम नेचर में देखते हैं, या नेचर में जितने भी फोर्सेस का बात करते हैं, वो सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो किसी बाहर के सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी एक्सपीरियंस करता है। जैसे मुझे कोई धक्का मारे तो मुझे कोई धक्का मारेगा ना बाहर से, दूसरा पर्सन, सो द सोर्स ऑफ द फोर्स विल बी आउटसाइड माय ओन बॉडी। ग्रेविटी मुझे खींच रही है तो ग्रेविटी का सोर्स अर्थ है, तो वो सोर्स मेरे बाहर है ना, मेरे बॉडी के बाहर है, राइट। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स ले लो, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, जितने भी फोर्सेस नेचर में हम लोग देखते हैं वो सब ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका ओरिजिन बॉडी के बाहर होता है ना। मैंने जैसे ये पेन को पकड़ के रखा है, या जैसे मैं ये पेन को फोर्स से उठाता हूँ, तो ये पेन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पेन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम रियल फोर्सेस बोलते हैं। वेयर एज कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो बॉडी खुद से प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। अब ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ज़रा इसको समझने का कोशिश करते हैं। आई होप हम सब लोग एक बस में गए होंगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से यू आर इन अ व्हीकल, या सपोज तुम एक बस में खड़े हो, है ना, तुम्हारा दोस्त भी खड़ा है या तुम्हारे साथ में जो भी है, टू पीपल आर स्टैंडिंग। देखो क्या होता है, जैसे ये व्हीकल सपोज सडनली आगे चलने लगता है ना, बस वाले ने बस आगे बढ़ाया। तुमने कभी फील किया जब बस वाले ने बस आगे बढ़ाया तो तुम पीछे गए, है ना। ये तो फील तो किया ही होगा ना, सब लोग ने फील किया होगा। बस वाले ने बस आगे बढ़ाई और हम पीछे गए। तुम सोचो बस वाला क्या हमको पीछे भेजना चाहता है? कि नहीं, बस वाला तो हमको आगे ले जाना चाहता है। हमने बस वाले को टिकट का पैसा दिया है, तो बस वाला तो हमको आगे ले जाना चाहता है। बट हम फिर क्यों पीछे जा रहे हैं? क्या रीज़न है जो हम पीछे जा रहे हैं? और बाहर से जो बॉडी फोर्स लगा रहा है हमारे ऊपर, वो तो बस है ना। तो बस वाला तो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, फिर हमारा बॉडी कौन से फोर्स की वजह से पीछे जा रहा है? तो वो फोर्स है ये सूडो फोर्स। वो फोर्स है ये सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स यहाँ पे क्यों आया, ज़रा समझ लो। सूडो फोर्स यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि हमारी बॉडी में इनर्शिया होता है ना। अब बस वाला हमको आगे ले जाना चाहता है, बट हमारा बॉडी तो यहीं रहना चाहता है ना, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी की वजह से हमारा बॉडी मोशन में नहीं आना चाहता है, अपोज करता है टेंडेंसी ऑफ मोशन को। तो जैसे ही बस वाला बस भगाने के लिए आगे की तरफ एक्सेलरेट करता है, हमारे ऊपर पीछे की तरफ फोर्स प्रोड्यूस होता है, और वो फोर्स इनर्शिया की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? इनर्शिया की वजह से, हमारे बॉडी के इनर्शिया की वजह से। अब ध्यान रखना, ये चीज़ तुमने और भी तुमने अच्छे से एक्सपीरियंस की होगी। जैसे ही बस वाला बस आगे भगाता है तो तुमको जर्क मिलता है, बट धीरे धीरे जब बस एक कांस्टेंट स्पीड से चलने लगती है, मतलब जब बस चालू हो गई, एक फिक्स स्पीड से चल रही है, तब तुम आगे पीछे नहीं होते हो। ये अगर तुम मुंबई में रहते हो तो तुमने लोकल ट्रेन भी एक्सपीरियंस की होगी। लोकल ट्रेन जब जस्ट स्टेशन से स्टार्ट होती है तो तुम पीछे, या जब रुकने वाली होती है तो तुम आगे, ये सब होता है। बट जब ट्रेन स्टेशन के बीच में चल रही है तब तुम स्टेशनरी ऐसे खड़े रह सकते हो आराम से, बिना आगे पीछे गए। तो ये क्या है? ये सिचुएशन है कि जब भी तुम्हारे बॉडी पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना, मतलब जब ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट हो रही होती है तो एक्सेलरेट होती है ना,
एक्सेलरेट होगी तो तभी तो स्पीड बढ़ेगा। वैसे ही बस वाला जब बस स्टार्ट करेगा तो एक्सेलरेट करेगा तो ही तो स्पीड बढ़ेगा ना, और कहीं रोकना है तो डिसेलरेट करना पड़ेगा ना। तो जब भी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन आएगा ना तुम्हारी बॉडी पे, तो तुम्हारा बॉडी उस चीज़ को अपोज करेगा। अपने बॉडी पे जब भी कोई एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन आता है तो अपना बॉडी उसको अपोज करता है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से जो अपोजिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, वही अपोजिशन सूडो फोर्स के फॉर्म में आता है, और ये अपोजिशन एग्जैक्टली उतना होता है जितना अपने ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा होता है। तो अगर अपने ऊपर एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में लगा है तो अपना बॉडी एक ये डायरेक्शन में सूडो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ये सूडो एक्सेलरेशन, और ये फोर्स प्रोड्यूस होता है m इंटू ए। अगर m इंटू ए फोर्स अपने बॉडी पे ये बस ने लगाया तो m इंटू ए का फोर्स, ये a जो है, लेट मी जस्ट राइट इट, सूडो, ये सूडो एक्सेलरेशन इसके इक्वल होता है। मतलब जितने एक्सेलरेशन से तुम बॉडी को आगे ले जाना चाहोगे उतना ही एक्सेलरेशन से बॉडी पीछे भी जाएगा। तुमने देखा होगा ना, बस वाला जितना स्लोली बस स्टार्ट करता है उतना कम जर्क फील होता है, जितना ज़ोर से बस स्टार्ट करता है उतना ज़्यादा जर्क फील होता है। कभी कभी पीछे गिर भी जाते हैं, या कभी कभी अचानक से ब्रेक मार दो तो आगे भी गिर जाते हैं ना। सडनली देखा होगा, बाइक वाइक चलाते हुए अचानक से अगर ब्रेक मार दो तो अपना बॉडी आगे की तरफ गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है? क्योंकि जब तुम बाइक पे बैठे हो तो तुम्हारा बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में है, तो वो टाइम तुम सडनली ब्रेक मार के पूरा का पूरा इनर्शिया डिस्टर्ब करना चाहते हो, तो बॉडी इनर्शिया से बाहर नहीं निकलना चाहता है, बॉडी इनर्शिया में रहना चाहता है। तो जब तुम ब्रेक मारते हो तो तुम सडनली उसको स्टॉप कर रहे हो, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहे हो ना, इनर्शिया को अपोज कर रहे हो, तो बॉडी इसलिए आगे जाता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा तुम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन प्रोड्यूस करोगे उतना ही ज़्यादा सूडो फोर्स तुम्हारे बॉडी पे प्रोड्यूस होगा। ये हम लोग सिर्फ बस और इसके केस में नहीं देखते, बहुत सारे केसेस में देखते हैं। जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली, और ये ट्रॉली में एक पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, ये ट्रॉली में एक पेंडुलम है, और ये ट्रॉली जब एक्सेलरेट होगी ए एक्सेलरेशन से, तो हम लोग देखते हैं कि पेंडुलम भी ए एक्सेलरेशन से पीछे जाता है। पेंडुलम भी क्या करता है? ए एक्सेलरेशन से पीछे जाता है। और जैसे ही ये बस या ये ट्रॉली धीरे धीरे अपने कांस्टेंट स्पीड पे आती है, मतलब स्पीड चेंज नहीं करती है, अब इसका स्पीड सपोज अगर कांस्टेंट हो गया, v हो गया, तो ये पेंडुलम वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, और अब ये कोई सूडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, जैसा कि अपने साथ होता है। अगर हम ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं, टेंडेंसी पीछे की तरफ जाने की है, अगर एक्सेलरेशन आगे मिल रहा है, मतलब ट्रेन स्टार्ट होता है तो हम पीछे जाते हैं, बस स्टार्ट होता है तो हमको पीछे की तरफ जर्क मिलता है, बस रुकता है तो हमको आगे की तरफ जर्क मिलता है। तो ये सब तब नहीं होता है जब बस एक फिक्स स्पीड से चल रहा होता है ना, जब बस एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तब हम आगे पीछे का जर्क नहीं फील कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि तब हम इनर्शिया ऑफ मोशन में चले जाते हैं, राइट। हम किस में चले जाते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो जैसे ही अपना जो फ्रेम है या अपना जो सिचुएशन है वो नॉन इनर्शियल होता है ना, अब ध्यान से समझो इस चीज़ को, जैसे ही अपना जो फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल होने लगता है तब सूडो फोर्स आता है। तब क्या आता है? सूडो फोर्स आता है। तो ये जो सूडो फोर्स है ना, ये बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब कोई अगर बस के बाहर खड़ा है इंसान, ये कोई थर्ड पर्सन है जो तुमको देख रहा है, तो उसके हिसाब से तुम्हारे ऊपर कौन सा फोर्स है इसको पता नहीं चलेगा। दिस पर्सन कैन नॉट टेल व्हाट काइंड ऑफ फोर्स यू आर एक्सपीरियंसिंग। इस पर्सन के लिए तो बस आगे जा रही है तो तुम भी आगे जा रहे हो, है ना। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है पीछे का, ये सिर्फ तुम ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फ्रेम तो ग्राउंड है ना, तो इसके लिए नॉन इनर्शिया नहीं है, इसका इनर्शिया डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो इसको नहीं समझ में आएगा कि कैसा फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात है ना, इसी से पूरा सूडो फोर्स का कहानी जुड़ा हुआ है। थोड़ा मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, तुमको पता होनी चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब मोशन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं ना, क्योंकि ग्राउंड रुका हुआ है, हम बोलते हैं ग्राउंड रुका हुआ है। तो अगर कोई गाड़ी चल रही है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही है, तो हम बोलते हैं बॉडी मोशन में। कोई बॉडी रुकी हुई है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलते हैं बॉडी रुकी हुई है, बॉडी रेस्ट पे है। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, ये चेंज भी हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम एक कार में बैठो, है ना, ये एक कार है और ये एक कार कुछ स्पीड से चल रही है, जैसे ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, ओके। अब ये जो तुम कार में बैठे हो, ये कार तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
इसके बाद अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, सुनो ध्यान से, ये कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, लेट दिस बी पर्सन ए एंड लेट दिस बी पर्सन बी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला केस याद करो। कोई पर्सन अगर ग्राउंड पे खड़ा है और तुम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, तो तुम सोचो अगर तुम ग्राउंड वाले पर्सन को देखोगे तो ग्राउंड वाला पर्सन तुमको पीछे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, रिलेटिव वेलोसिटी ना। और ग्राउंड वाला पर्सन तुमको देखेगा तो तुम उसको आगे जाते हुए नहीं दिखाई दोगे, है ना। तो सोचो एक पर्सन मोशन में आ जाता है जब उसको कार में से देखा जाता है, फिर यही पर्सन रेस्ट पे हो जाता है जब ये खुद को देखता है ना। सपोज यहाँ पे एक और पर्सन, 2 लोग हैं, 2 लोग ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है। अब ये बी और सी जब एक दूसरे को देखेंगे तो ये दोनों तो एक दूसरे को रेस्ट पे दिखाई पड़ेंगे। सपोज मैं और मेरा फ्रेंड साथ में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हम दोनों तो रेस्ट पे हैं। सामने से कोई कार में गया, वो कार में हमको हाई करते हुए गया तो हम तो उसको आगे जाते हुए देखेंगे ना, और वो हमको कैसे देखेगा, वो हमको पीछे जाता हुआ देखेगा। तो एक ही बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन पे भी हो सकती है। जैसे हम रेस्ट पे थे हम दोनों के फ्रेम के लिए, मतलब हम दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे देख रहे थे, वेयरएज थर्ड पर्सन ने हमको मोशन में देखा। तो एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। तो ये जो रेस्ट और मोशन होते हैं ना, ये इल्यूजन्स होते हैं। रेस्ट और मोशन जो होते हैं ना, ये इल्यूजन्स होते हैं। कैसे इल्यूजन्स? ऐसे इल्यूजन्स जो डिपेंड करते हैं कहाँ से तुम उनको देख रहे हो। अगर तुम उनको देखने का नज़रिया चेंज कर दो तो वो चीज़ें रेस्ट या मोशन का स्टेट भी चेंज कर सकती हैं। मतलब कोई चीज़ जो रेस्ट पे है वो ज़रूरी नहीं कि रेस्ट पे हो, डिपेंड करेगा कि तुम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेट सिस्टम used to describe motion। ओके, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर ये रूम को मैं बोलूँ कि ये रूम मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और वहाँ रोड पे से कोई गाड़ी जा रही है, तो मुझे गाड़ी आगे जाती हुई दिखाई देगी, और वो गाड़ी अगर रूम को देखेगा तो रूम पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो मेरे लिए मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ये रूम है। ये XYZ मेरे रूम का जो कोऑर्डिनेट्स है, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है XYZ। तो अब इस रूम में अगर कोई चलने फिरने लगेगा, जैसे ये रूम है, इस रूम में अगर कोई चलने फिरने लगेगा, जैसे ये मैं रूम में खड़ा हूँ, ठीक है, इस रूम में अगर कोई चलने फिरने लगेगा तो मुझे मोशन में दिखाई देगा। बट जब तक कोई इस रूम में नहीं चलेगा तब तक मुझे रेस्ट पे लगेगा ना सब कुछ। जैसे ये टेबल नहीं चल रहा है, ये बोर्ड नहीं चल रहा है, राइट, ये स्टैंड नहीं चल रहा है, तो ये सब मुझे रेस्ट पे दिखाई पड़ रहा है। बट कोई बाहर रोड पे गाड़ी चला के जा रहा है तो वो पीछे देखेगा तो उसको तो टेबल भी पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, बोर्ड भी पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, स्टैंड भी पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, और मैं भी पीछे जाता हुआ दिखाई दूंगा। तो डिपेंड करेगा कौन से फ्रेम से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि चीज़ें मोशन में हैं या रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो अब ये जो फ्रेम्स होते हैं ना, ये फ्रेम्स भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ ये जो पर्सन है इसके लिए ये बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, यहाँ जो पेंडुलम है इसके लिए ये ट्रॉली फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो भी है ये ट्रॉली फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे तुम यहाँ खड़े हो, तुम ये गाड़ी में बैठे हो जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो ये जो गाड़ी है ये तुम्हारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तुम इस गाड़ी के रेस्पेक्ट में चीज़ों को देखते हो। कभी गाड़ी में बैठ के ऐसे नीचे रोड को देखा, रोड पीछे जाता हुआ दिखता है, सब लोग ने देखा होगा ना। गाड़ी में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, बाइक पे बैठ के, तुम जहाँ भी बैठते हो, जब चीज़ें मोशन में होती हैं और तुम ग्राउंड को देखते हो तो तुमको ये नहीं दिखाई पड़ता कि तुम्हारा गाड़ी आगे जा रहा है, तुमको ये दिखाई पड़ता है कि रोड पीछे जा रहा है ना। तो रोड रुका हुआ है या मूविंग है, ये डिपेंड करता है कहाँ से उसको देखा जा रहा है, ठीक है। देखो तुम बोलोगे सर रोड तो रुका ही हुआ है, ये सबको मालूम है, ये तो हम लोग बोल रहे हैं, बोलने की बात है कि बाइक पे से रोड चलता हुआ दिखाई, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम सोचो रोड चल रहा है या नहीं, ठीक से ज़रा सोचोगे तो कैसे समझ में आ सकता है रोड चल रहा है। देखो तुम अर्थ पे हो, जब तक तुम अर्थ पे हो तुमको लगेगा सब कुछ रुका हुआ है। थोड़ा अर्थ से बाहर निकलो ना, अर्थ से बाहर निकलोगे तो देखोगे अर्थ रोटेट कर रही है, और अर्थ रोटेट कर रही तो अर्थ के साथ में सब कुछ रोटेट कर रहा है ना, जो भी अर्थ पे है। तो अब हम दोनों एक दूसरे को रुके हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या ये पूरा रूम रुका हुआ है, मेरे लिए ये पूरा रूम रुका हुआ है। बट यही अगर मैं अर्थ से बाहर जाऊँगा तो मेरे लिए ये रूम मूविंग हो जाएगा ना, यस और नो। ये ग्राउंड मेरे लिए रुका हुआ है, बट मैं अर्थ से बाहर जाऊंगा तो ये मूविंग हो जाएगा। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हम चेंज करेंगे, रेफरेंस का वर्ड रेफरेंस का मीनिंग समझ लो ना। रेफरेंस मतलब हम यूज़ कर रहे हैं इसको, वी आर यूजिंग इट एज अ रेफरेंस टू डिस्क्राइब द मोशन। तो हम इसको एक एज अ रेफरेंस यूज़ करके मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वही बात चल रही है। तो ये जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम अलग अलग टाइप का हो सकता है।
जैसे ये फ्रेम कभी इनर्शियल हो सकता है, कभी नॉन इनर्शियल हो सकता है। इनर्शियल मतलब क्या? इनर्शियल मतलब या तो फ्रेम रेस्ट पे है जैसे ये रूम, या तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो भी तो इनर्शिया ऑफ मोशन है ना। देखो इनर्शिया दो टाइप की थी, याद है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया दो टाइप की होगी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप का होगा, एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होगा नॉन इनर्शियल। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि जब तुम्हारा फ्रेम या तो रेस्ट पे है या तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो ये देखो, ये वाला कांस्टेंट स्पीड का केस है ना, तुम्हारा फ्रेम कांस्टेंट स्पीड पे है, यस और नो। अब तुम सोचो इसी कार में दो लोग हैं। अब देखो तुमको थोड़ा और एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये एक बड़ी कार ले लेते हैं, ठीक है। बड़ी कार क्या, या तो समझ लो बस ही है, जो भी है, और ये बस अब एक्सेलरेटेड मोशन में चल रही है, या एक बस ये टर्न ले रही है। तो तुम देखते हो एक दूसरे को, तुम ऐसे घूमते हुए दिखाई पड़ते हो। टर्न होता है तो क्या होता है, तुम बाहर जाते हो ना, आया ना। देखो चलो, ये बस वाला एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है ना। ये देखो, जब ये बस एक्सेलरेशन में थी तो तुम एक दूसरे को बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब सपोज अगर ये बस एक्सेलरेशन में नहीं है तो हम एक दूसरे को मूविंग नहीं दिखाई पड़ेंगे ना। मतलब बस में बहुत सारे लोग खड़े हैं, बस एक फिक्स स्पीड से चल रही है, सब शांति से खड़े हैं। अचानक से बस वाला ब्रेक मारता है या अचानक से बस वाला स्पीड बढ़ाता है, तो सब एक साथ पीछे या आगे जाते हैं। तब हम एक दूसरे को मोशन में देख पाते हैं, इसी फ्रेम में, इसी बस के अंदर के फ्रेम में। तब हम एक दूसरे को मोशन में देख पाते हैं। जब तक हमारा फ्रेम इनर्शियल था ना, तब तक हम चीज़ों को मोशन में नहीं देख पाते, अनलेस कोई चले उसमें या अनलेस कोई मोशन परफॉर्म करे। तो जैसे ही बस वाला चीज़ों को, जैसे ही बस वाला बस को एक्सेलरेट या डिसेलरेट करता है, तब हम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और तब हम सब के सब सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो सूडो फोर्स का कहानी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। किस में आता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं यहाँ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का थोड़ा लिख देता हूँ डेफिनेशन। देखो डिटेल में इतना नहीं जाना है अपने को, क्योंकि डिटेल तो बहुत है। तो मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात करता हूँ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो तुम बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम तो सूडो फोर्स पढ़ने आए थे। सूडो फोर्स जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ एट रेस्ट और विच इज़ ईदर एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये दोनों जब केस होते हैं तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है ना। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। देखो ना, रेस्ट पे है तो भी एक्सेलरेशन नहीं है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कांस्टेंट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो भी एक्सेलरेशन नहीं है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वहीं दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल मतलब अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड। तो इसको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी नॉन एक्सेलरेटेड या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब सारी चीज़ें इजीली एप्लीकेबल हैं। मतलब ये बस एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, देखो अब ये बस एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब सब आराम से एक साथ एक लाइन में जा रहे हैं, मतलब एक साथ एक डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, मोशन प्रॉपर है। बट जैसे ही ये फ्रेम एक्सेलरेटेड हो जाता है, मतलब जब ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, सपोज v से चल रहे हैं, तो ये कैसा फ्रेम है? ये इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, दूसरा चीज़ यहीं पे, अगर ये तुम्हारा जो व्हीकल है, ये सपोज व्हीकल है, अब ये व्हीकल क्या करे? ये व्हीकल एक्सेलरेशन से मूव करे, कुछ एक्सेलरेशन ए से, तो इसको हम कौन सा फ्रेम बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज इजीली एप्लीकेबल होते हैं, अच्छे से एप्लीकेबल होते हैं, न्यूटन्स लॉज को तुम ठीक से अप्लाई कर सकते हो। नॉन इनर्शियल में ऐसा नहीं कर सकते, नॉन इनर्शियल में ऐसा नहीं कर सकते। देखो जैसे वो पेंडुलम वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ये ट्रॉली थी, ठीक है, ये ट्रॉली मूव कर रही है
और ये ट्रॉली में यहाँ पे हमने एक पेंडुलम लटकाया है, ठीक है। तो अब यहाँ ए एक्सेलरेशन लगाया है, तो हम देखेंगे अगर बाहर से, सपोज जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये हम ऑब्जर्वर हैं, हमारा सर फुटा हुआ नहीं है, ठीक है, चलो ये हम ऑब्जर्वर हैं, हम बाहर से देख रहे हैं चीज़ों को। देखो अब क्या होगा, जब मैं इस चीज़ को देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई पड़ेगा, मुझे दिखाई पड़ेगा कि ये जो पेंडुलम है ये ऐसे पीछे चला जाता है। बट इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा? अगर मैं न्यूटन्स के लॉस के हिसाब से जाऊं तो ये पेंडुलम पे तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि ये ट्रॉली इसको आगे ले जाना चाहती है। बट फिर ये पेंडुलम क्यों पीछे जा रहा है? फिर ये पेंडुलम क्यों पीछे जा रहा है? क्योंकि ये फ्रेम जो है ना, ये नॉन इनर्शियल है, एक्सेलरेटेड है, तो यहाँ न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। यही तो प्रॉब्लम है। ये देखो ये m, तो मुझे दिखाई पड़ेगा मास इनटू एक्सेलरेशन का फोर्स इस पे लग रहा है, तो इसका मोशन किधर होना चाहिए? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही होना चाहिए ना। फिर ये पेंडुलम क्यों पीछे जा रहा है? इसका मोशन किधर होना चाहिए? जिधर फोर्स लगा उधर होना चाहिए ना मोशन। फिर ये पेंडुलम पीछे जा क्यों रहा है? क्या रीज़न है? द रीज़न फॉर दैट इज सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स जो होता है ना, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्स्ट्रा एडिशनली आ जाता है। तो मतलब जब तक हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं इंसर्ट करेंगे या सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, तब तक हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यही प्रॉब्लम होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में नोट डाउन करो, फिर हम धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं तुमको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और न्यूटन्स लॉज, क्योंकि तुमको क्वेश्चंस जो मिलेंगे ना वो ऐसे ही घुमा फिरा के मिलेंगे, तुमको ऐसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लिफ्ट वाला, जहाँ से ये सारी चीज़ें तुमको कनेक्ट हो जाएंगी एक साथ में क्या बात कर रहा हूँ। जैसे ये पेंडुलम वगैरह भी ठीक है। देखो एक हम लोग लिफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं और तुमको समझाता हूँ मैं। जैसे ये एक लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट इधर ऊपर रोप से बंधी हुई है और यहाँ एक पर्सन खड़ा है और ये पर्सन सपोज कर लो एक वेइंग स्केल पे खड़ा है, मतलब वो पर्सन अपना वजन देख रहा है। तो जब तक ये लिफ्ट रुकी हुई है, यानी जब तक एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड 0 है, मतलब जब तक ये लिफ्ट रुकी हुई है, तो सपोज पर्सन ने अपना वेट नोट डाउन किया, या इस केस में अगर कोई पर्सन थर्ड पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो देखो क्या होगा, ये थर्ड पर्सन या ये पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है। लेट दिस बी पर्सन ए एंड लेट दिस बी पर्सन बी। सो बी इज ऑब्जर्विंग ए। तो बी के हिसाब से ए पे कौन कौन से फोर्सेस लगने चाहिए मुझे ठीक से बताओ। मेरे हिसाब से तो बी के हिसाब से ए का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा mg, और बी बोलेगा कि हाँ अगर वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और जो इन दोनों को बैलेंस करेगा। इन दोनों मतलब जो दोनों आपस में बैलेंस करेंगे एक दूसरे को ना, नॉर्मल रिएक्शन और ये क्या करेंगे एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, राइट। ये सेंटर है, सेंटर से सपोज फोर्स लगता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। गंदा हो गया क्या? रुको एक सेकेंड। हाँ, जब बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है, ये देखो ये चीज़ तुम भी समझ सकते हो, तुम भी मतलब तुमको समझना ज़रूरी है। ये वेइंग स्केल और ये वेइंग स्केल पे पर्सन ए खड़ा है, ठीक है। तो ए का वेट नीचे की तरफ लग रहा है और ए पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। ये बी बोलेगा, बी के हिसाब से तो यही हो रहा है ना, बी के हिसाब से ए के लिए एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हो भी रहा है। तो अगर बी ए को वेट पूछेगा तो ए बोलेगा मेरा वेट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है विच इज़ mg, क्योंकि जो वेइंग मशीन होती है वो वेट नहीं दिखाती, वो नॉर्मल रिएक्शन दिखाती है। हम वेइंग मशीन पे जितना वेट एक्सर्ट करते हैं, वेइंग मशीन उतना नॉर्मल रिएक्शन रिकॉर्ड करती है और बताती है। तो वो ये बोलेगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल है या नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, तो बोलेगा हाँ मेरा वेट इतना इतना यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। चलो अब देखो सिचुएशन को चेंज करते हैं। अब सपोज लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगती है, ठीक है। अब ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ये लिफ्ट कैसा फ्रेम हो गया? अब लिफ्ट कैसा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल की इनर्शियल? नॉन इनर्शियल ना, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया ना, तो अब लिफ्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो अब जब बी ए को देखेगा तो बी के लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बी के लिए बस लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो बी को अभी भी यही दिखाई पड़ेगा कि हाँ एक फोर्स वेट का नीचे की तरफ लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो बी एक्सपेक्ट करेगा कि ए का वेट अभी भी mg के इक्वल होगा। यस और नो, क्या ये मानते हो तुम? बोलो, ये चीज़ एग्री कर रहे हो?
बी जब ए को देखेगा तो क्या बोलेगा ए को, या क्या क्या कंसिडर करेगा, अभी भी यही कंसिडर करेगा ना कि ए का जो वेट है वो अभी भी उसके mg के इक्वल ही है या नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल ही है। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ज़रा समझो। जब ये ए को पूछेगा कि व्हाट इज़ योर वेट, और ए जब लिफ्ट में जिस वेइंग स्केल पे खड़ा है उस वेइंग स्केल को देखेगा, तो जब एक्सेलरेशन होगा उसका वेट बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। उसका वेट क्या दिखाई पड़ेगा, बढ़ा हुआ, नॉर्मल रिएक्शन से थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, मतलब mg से बढ़ जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जब ये लिफ्ट, ये पर्सन ए को ए एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाना चाह रही है, तो इस पर्सन का बॉडी एक सूडो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उतने ही अमाउंट का। यही हम लोग बात कर रहे थे ना कि सूडो फोर्स अपने इनर्शिया की वजह से आता है। तो ए एक्सेलरेशन से इसको लिफ्ट ऊपर ले जाना चाहता है, तो ये ए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ प्रोड्यूस करता है। और ये तुमने एक्सपीरियंस भी किया होगा। कैसे एक्सपीरियंस किया होगा, कभी देखा है जैसे लिफ्ट चालू होता है तुमको लगता है तुम्हारा वजन बढ़ गया है। ये नहीं एक्सपीरियंस किया तो दूसरा वाला केस तो पक्का एक्सपीरियंस किया होगा। तुम लिफ्ट में खड़े हो, अचानक से लिफ्ट नीचे जाना चालू कर दी, तुमको नहीं लगता कि तुम हल्के हो गए, तुम ऊपर जा रहे हो, ऐसा फील होता है ना। वही बात कर रहा हूँ मैं। तो अब जब ये नॉर्मल रिएक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है मशीन, तो नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ mg को नहीं रिकॉर्ड कर रही है, ये इस बार नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस ma को रिकॉर्ड कर रहा है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। अब देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ अगर हम लोग सिंपली लगाते तो वो यही होता ना, टोटल फोर्स यही तो होता ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये इनर्शियल फ्रेम के लिए ट्रू है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन चेंज हो गया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आ गया है, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स हम ऐड करते हैं ना, यही सूडो फोर्स होता है। और सूडो फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये बात याद रख लो। सूडो फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बॉडी हमेशा अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगी ना। इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी टू अपोज, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, एक सेकेंड नोट डाउन करो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो, हाँ तो क्या बोल रहा था मैं। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये सिर्फ mg की वजह से नहीं है, ये mg प्लस ma की वजह से। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गया है, और ये एक्स्ट्रा फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अपना जो इनर्शिया का प्रॉपर्टी है वो अपोज करने का प्रॉपर्टी है ना। इनर्शिया मतलब देखो, इनर्शिया तुमको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो तुम सपोज काफ़ी टाइम से मोबाइल चला रहे हो, ठीक है। सपोज तुम 1 घंटे 2 घंटे से मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, या सपोज इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, और अचानक से तुम्हारी मम्मी ने मोबाइल छीन लिया। तुम्हारा इनर्शिया था मोबाइल को देखने का, तुम्हारी मम्मी ने मोबाइल छीन के एक फोर्स लगाया है, तो तुम उसके ऑपोजिट फोर्स लगाते हो, तुम मोबाइल मांगते हो, मोबाइल मांगने के लिए झगड़ा करते हो, है ना। तो ये बेसिक इनर्शिया इन एक्शन है। तुम्हारा बॉडी जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रहना चाहता है, तो तुम पे कोई एक फोर्स लगेगा तो तुम उसको अपोज करोगे। वैसे ही ये बॉडी इस स्टेट में रहना चाहता है, तो इस पर एक फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगा के वो अपोजिशन शो करता है। यही दूसरा केस देख लो, लिफ्ट जब नीचे आ रही है, ठीक है, ये वो लिफ्ट है, इसमें अब तुम वेइंग स्केल पे वापस खड़े हो, ठीक है, ये वेइंग स्केल है, ये वेइंग स्केल, और जब तक लिफ्ट रुकी हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जब v 0 है तो ये केस में तुम्हारा वेट नीचे की तरफ है mg, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, तो कोई इशू नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन इज बीइंग बैलेंस्ड बाय mg। ओके फाइन। अब सपोज ये लिफ्ट नीचे आने लगती है कुछ एक्सेलरेशन a से, तो वापस क्या हुआ, वापस ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो तुम इस बॉडी को एक्सेलरेशन में ले जाना चाहते हो, तो ये बॉडी अपोज करता है, और ये बॉडी अपोज करने के लिए क्या करता है, एक फोर्स ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करता है। तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो देखो क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन mg और ma का सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये n डैश दिस विल बी mg माइनस ma। क्यों, क्योंकि ma जो इस बार है वो mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर mg के डायरेक्शन में था तो ऐड हो गया, इधर mg के ऑपोजिट डायरेक्शन। तुम बोलोगे सर ma क्यों नहीं बढ़ा है, अरे ma थोड़ी बड़ा होगा, ma बड़ा होगा तो तुम ऊपर चले जाओगे ना। ये देखो ना, ma अगर ज़्यादा हुआ है mg से तो तुम ऊपर चले जाओगे। तो ये होता नहीं है। मतलब देखो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे लिफ्ट आना चालू करता है नीचे, हमको लगता है हमारा वेट कम हो गया है, मतलब हमको लगता है ऐसे हम ऊपर जाएंगे, बट ऊपर जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं। देखो ऊपर जाने वाला केस भी समझ लो, जैसे ये एक लिफ्ट है ना, और ये लिफ्ट का ये जो केबल है, देखो क्या होगा ध्यान से, ये तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर क्या लग रहा है, तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है mg, तुम्हारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है n, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब तुम इमेजिन करो ये वायर को कट कर दिया, लिफ्ट का केबल कट हो गया, मतलब अब लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से, जब तक तुम कोई एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तुमने लिफ्ट का वायर कट कर दिया, केबल कट कर दिया, तो लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, जी एक्सेलरेशन से, क्योंकि ग्रेविटी अब उसको खींचेगा ना नीचे। ग्रेविटी पहले भी खींच रहा था बट ये केबल था उस चीज़ को अपोज करने के लिए। अब तुमने ये केबल को काट दिया है तो अब ये लिफ्ट फ्रीली ग्रेविटी में फॉल करेगा। तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया है तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारा बॉडी भी एक सूडो फोर्स लगाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू mg। और अब देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg माइनस mg, यानी तुम्हारा वेट 0 आ गया। इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। ये मूवीज़ में देखा होगा तुमने, कभी कोई लिफ्ट नीचे आ रही है और अचानक से लिफ्ट काट दी जाए तो तुम लिफ्ट में उड़ने लगते हो। तुमने देखा होगा, इंसेप्शन देखा है अगर किसी ने तो तुमको मालूम होगा, नहीं देखा है तो कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा तुमने ये मूवी में, कि अगर लिफ्ट का केबल अचानक से काट दिया जाए तो लोग उसमें उड़ने लगते हैं। तो ये देखो, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो तुम्हारा वेट बढ़ जाता है, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो तुम्हारा वेट कम हो जाता है, और जब लिफ्ट का केबल कट जाता है तो तुम्हारा वेट 0 हो जाता है। तो सैटेलाइट में भी यही होता है, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, और तुम जो सूडो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी उसी के इक्वल है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वेटलेसनेस का कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, या वेटलेसनेस का सिचुएशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सूडो फोर्स का, जिससे तुम वेटलेसनेस समझ सकते हो। तो सूडो फोर्स मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। हमेशा इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग in opposite direction of external force। जो भी external force लगता है उसके opposite direction में ये लगता है। ठीक है, it is equal to the external force। जितना external force तुम लगा रहे हो उतना ही सूडो फोर्स ये प्रोड्यूस भी होता है। और क्या, और ये कि it is only experienced in non-inertial frame of reference। ध्यान देना, non-inertial frame of reference। तो जब तक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। एज सुन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया, तुमको एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखो, बस और बेसिकली एक्सेलरेटेड बस, एक्सेलरेटेड लिफ्ट, है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स, एक्सेलरेटेड लिफ्ट एंड एट्सेट्रा। जहाँ पे भी एक्सेलरेशन है, तुम ये एक्सेलरेशन को और भी चीज़ों से रिलेट करो, जैसे सर्कुलर मोशन। यहाँ सर्कुलर मोशन एक बॉडी परफॉर्म कर रहा है, तो हमको मालूम है सर्कुलर मोशन में बॉडी पे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होता है, सेंट्रीपिटल ना। तो सोचो ये बॉडी पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये बॉडी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड। तो अब ये बॉडी इनर्शिया की वजह से एक और फोर्स प्रोड्यूस करती है बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो तुम 12th में पढ़ोगे, या 11th वाले CBSE वालों को तो अभी ही होगा ये। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रीज़न है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आने का रीज़न क्या है, रीज़न है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना। तो तुम कभी मेरी गो राउंड में बैठो तो तुमको नहीं लगता है कि अगर वो रॉड ना हो तो तुम बाहर चले जाओगे। अगर वो रॉड नहीं होता, मेरी गो राउंड, तुम स्टोन के बारे में सोचो, तुम स्टोन को घुमा रहे हो तो कोई पर्सन बाहर से देख रहा है तो उसको लगेगा कि हाँ स्टोन के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टुवर्ड सेंटर, इसीलिए स्टोन सेंटर सर्कल में चले जा रहा है। बट वो स्टोन को कैसा फील हो रहा है, स्टोन को तो ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये रस्सी कटी तो मैं बाहर। तो वो जो बाहर जाने वाला फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, वो सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा, जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा उसके ऑपोजिट। तो इसके ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा, टुवर्ड्स सेंटर ना, सेंट्रीपिटल। तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में इतना ही डिफरेंस है, सेंट्रीपिटल रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल इसलिए आता है क्योंकि इसका जो स्टोन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कैसा है, नॉन इनर्शियल है या एक्सेलरेटेड है। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंटर्स याद रखना। डेफिनेशन तो मैंने बता दिया है। अच्छा, ये सूडो मतलब ऐसा नहीं कि इमेजिनरी फोर्स है, इट इज़ नॉट इमेजिनरी, रिमेंबर दिस, इट इज़ नॉट इमेजिनरी, इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर्ड। इसका इफेक्ट हम लोग मेजर कर सकते हैं। देखो ना, ये इफेक्ट हम लोग मेजर कर रहे हैं। वेट अपने को कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वेट अपने को जीरो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वेट अपने को बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। सो दीज इफेक्ट्स कैन बी मेजर्ड। तो ये इमेजिनरी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ये रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल फोर्सेस के डेफिनेशन में ये फिट नहीं होता है। ठीक है, बस तो इतना इनफ है सूडो फोर्सेस के बारे में। वी विल स्टॉप इट टुडे फॉर दिस पार्ट। सूडो फोर्सेस का सब कुछ हमने कर लिया है। कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। अगर समझ में आया सूडो फोर्सेस तो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। विल स्टॉप इट हियर। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।